हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसिड डेरिवेटिव्स का इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है, जिसे कि हम न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उससे एक एसिड डेरिवेटिव को दूसरे एसिड डेरिवेटिव में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि आप ऊपर जो रिएक्शंस लिखी गई हैं उसमें देख रहे हैं कि एसाइल हैलाइड की रिएक्शन जब अमोनिया से कराई तो एमाइड प्राप्त हुआ। इसी तरह से सोडियम एसीटेट से एनहाइड्राइड प्राप्त होता है और सोडियम मेथॉक्साइड के साथ एस्टर प्राप्त होता है। तो इसी तरह से एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन करी थी, एस्टर की प्रिपरेशन की जा सकती है और एमाइड की प्रिपरेशन की जा सकती है। फिर सेकंड मैंने आपसे इसका मैकेनिज़्म डिस्कस किया था कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने पर जो एक न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब मैं आज आपको डिटेल में एक एक की प्रिपरेशन बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे एसिड क्लोराइड की प्रिपरेशन। तो इसके लिए हम, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि एसिटिक एसिड PCl3 के साथ PCl5 के साथ या थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। दूसरा, जैसे कि यदि हमें एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण करना है तो सोडियम एसीटेट के साथ में यदि एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन की जाए तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन हम P2O5 की उपस्थिति में करें, जिसमें कि हमने एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कामिल लिए हैं, तो भी एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त किया जा सकता है। एस्टर के निर्माण के लिए हम एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं और इथाइल एसीटेट प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम यही रिएक्शन इथाइल अल्कोहल की एसिटाइल क्लोराइड के साथ करें तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम एस्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमें एमाइड की प्रिपरेशन करनी है तो एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में करते हैं, या आप एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन अमोनिया के साथ करते हैं तो एमाइड का निर्माण किया जा सकता है। तो ये हमारी हो गई प्रिपरेशन। अब आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की जो रिएक्शंस होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। जैसा कि आपको कुछ रिएक्शंस तो पहले भी मैंने करा रखी हैं कि यदि हम एसिटाइल क्लोराइड RCOCl की रिएक्शन R-COOH से करवाएं तो हमें एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। तो अब आपको ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट के आधार पर रिएक्टेंट को आप निर्धारित करेंगे, R का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से यदि अल्कोहल के साथ में यदि रिएक्शन कराई जाती है एसिटाइल क्लोराइड की तो भी एस्टर का निर्माण होता है। अमोनिया के साथ यदि कराई जाएगी तो एमाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको R का मान क्या रखना है। RCOCl की यदि सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो N डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन पिपराडीन से कराई जाए तो N बेंजोइल पिपराडीन प्राप्त होगा। तो ये हो गई हमारी बेसिक रिएक्शन। अब आता है यदि एसिटाइल क्लोराइड का जल अपघटन किया जाए, हाइड्रोलिसिस किया जाए तो एसिड प्राप्त होता है। तो थर्ड जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की, जिसमें कि बेंजीन की रिएक्शन RCOCl से कराई तो HCl रिमूव हो गया और कीटोन प्राप्त हो गया। इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एसाइल डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, जिसमें कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है।
तो रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड पर समाप्त हो जाती है, मतलब कि एसिटाइल क्लोराइड से अपचयन होने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि यही अपचयन की क्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कराई जाए तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा एसिटाइल डेरिवेटिव्स या एसिड क्लोराइड की रिएक्शंस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो एनहाइड्राइड्स हैं, एनहाइड्राइड्स की कौन कौन सी मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस कौन सी हैं। तो यदि एसिड एनहाइड्राइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाए तो हमें एस्टर्स मिलेंगे और एसिड मिलेंगे, जो मैंने RCOOR- और RCORH बता रखा है। तो यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कराते हैं तो आइसोप्रोपाइल एसीटेट हमें प्राप्त होते हैं। सेकेंड है, यदि अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए एनहाइड्राइड की तो अमाइड प्राप्त होता है। सेकेंडरी अमीन के साथ में N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड होता है और इसी तरह से N- डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड प्राप्त होते हैं। तो ये हो गई हमारी अमोनिया के साथ में रिएक्शन। तीसरा है हाइड्रोलिसिस। यदि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स जो हैं वो इससे प्राप्त होते हैं। तो ये हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस भी हो सकता है। दोनों ही तरह की रिएक्शंस इसमें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट जो इसमें देखी गई है वो है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि एनहाइड्राइड का अपचयन किया जाए तो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है एनहाइड्राइड की रिएक्शंस होती हैं। अब इसका यूज़ भी पता होना चाहिए आपको कि एनहाइड्राइड्स किस में काम में आते हैं। जैसे कि ये एसिटाइलेटिंग एजेंट तो है ही, साथ ही ये एस्पिरिन, फिनाइल एसीटेट या और एसिटाल्डिहाइड के उत्पादन में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये डाई या सिंथेटिक रेयॉन या रेशम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी एस्टर की रिएक्शंस, एनहाइड्राइड की रिएक्शन। और इसी प्रकार से एस्टर की रिएक्शंस भी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक आपने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में सबसे पहले हमने उनके कौन कौन से व्युत्पन्न हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा था। इसके अतिरिक्त आपको आयुपेक सिस्टम भी पता होना चाहिए कि जो एसिड हैलाइड है उसमें आयुपेक सिस्टम में बेंजोइल क्लोराइड या ब्यूटेनॉइल क्लोराइड जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऑयल हैलाइड के साथ में सफिक्स लगता है। इसी तरह से जो एस्टर्स हैं उनमें आयुपेक सिस्टम में जो सफिक्स है वो नोएट लगता है, एल्किल एल्केनोएट। ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप है जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है RCOR- है तो एल्काइल एल्केनोएट बनेगा। इसके अतिरिक्त जो एमाइड्स हैं उनमें तो सिंपल सा नॉमेनक्लेचर होता है, जो भी R ग्रुप होता है उसी के आधार पर होता है। RCONH2 है तो एल्काइल एमाइड इस तरह से, या बेंजामाइड या एन मिथाइल एथेनामाइड, इस तरह से उसे हम आयुपेक सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इस प्रकार से आज एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था, एस्टर का डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त एक चीज़ ये है कि जो अमाइड होता है, यूरिया जो है वो आपका अमाइड है
और इस अमाइड में एमिनो समूह जो है NH2CO NH2, इसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और प्लस चार्ज को वो रेजोनेंस के द्वारा डीस्टेबलाइज होता है और डीस्टेबलाइज होने पर NH2 ग्रुप जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दोनों NH2 ग्रुप के ऊपर क्रमशः पॉजिटिव चार्ज आता है जिससे कि वो स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो ये आपने कि जो एमाइड्स होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो दुर्बल क्षार हैं, परंतु जो यूरिया का केस यदि हम डील करें तो यूरिया के केस में या अमाइड में अधिक क्षारीय प्रकृति का कारण यही है कि ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं और NH2 जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये NH2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्रमशः रोटेट होता रहता है। तो इसी कारण से जो है उसका स्थायित्व होता है। तो आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम और प्रिपरेशन और उनकी जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।